नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बहुत लोग बहुत लोग कमेंट में ये पूछा करते थे कि साहब ये नेशनल हेराल्ड वाले केस का हुआ क्या? 5 दिन तक राहुल गांधी से पूछताछ कर ली ईडी ने, 3 दिन तक सोनिया गांधी से पूछताछ कर ली और उसके बाद ईडी सो गई है क्या? या सरकार अगले चुनाव का इंतजार कर रही है और उससे पहले कुछ करेगी? तो अभी तो साहब लोकसभा चुनाव नहीं है। लोकसभा चुनाव है 2029 में जाकर के। और आज पता लगा कि ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है नेशनल हेराल्ड केस में। और इसमें सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, इनके पारिवारिक मित्र और राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में उनके मीडिया एडवाइजर रहे सुमन दुबे को, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज तो अब इस दुनिया में नहीं है, पर सुमन दुबे के बाद सैम पेट्रोडा को, इन 4 को अभियुक्त बनाया है। और चार्जशीट जो पेश की गई है उसकी डिटेल्स तो अभी आनी है, लेकिन ये मामला अब ऐसा लगता है कि माँ बेटा के गले की बहुत बड़ी फांस बनने वाला है। ये मसला क्या है, ये कब से शुरू है, और जो अभी जयराम रमेश का हम ट्वीट देख रहे थे, जो बयान देख रहे थे कि राजनीतिक कारणों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के पीछे पड़ रहे हैं, राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने, 2012 यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी। मनमोहन सिंह सरकार में सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले की शिकायत कोर्ट में की थी। अक्टूबर 2013 से इसकी कार्रवाई शुरू हुई। दिसंबर 2015 में मां बेटा ने पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत ली इस मामले में, तब से जमानत पर बाहर हैं। और उसके बाद से लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। बस मोदी सरकार ने इतना किया कि जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, उसके बाद ईडी इस जांच प्रक्रिया में इन्वॉल्व हो गई। अभी कुछ ही दिन पहले 3 संपत्तियां जिनकी कीमत 661 करोड़ है, दिल्ली में जो नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग है, बांद्रा ईस्ट यानी मुंबई में जो बिल्डिंग है, और लखनऊ में जो बिल्डिंग है, उसको जब्त करने की कार्रवाई ईडी ने की है और आज चार्जशीट पेश कर दी गई है। सीधे जुड़ लेते हैं अपने आज के मेहमानों से। 2 खास मेहमानों से मैं कहूंगा, दोनों ही बहुत अनुभव हैं, जिनके पास 3-3, 4-4 दशक का पत्रकारिता का अनुभव है, जिन्होंने घटनाक्रम देखे हैं सारे। अनुपम मिश्रा जी प्रयागराज से जुड़ रहे हैं और वीरेंद्र नाथ भट्ट लखनऊ से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। अनुपम जी, मैं आपके पास आता हूं सबसे पहले, और वीरेंद्र जी का मेरे लिए निर्देश भी था कि अनुपम जी से ज्यादा मेहनत करवाइए आप आज। तो ये आप दोनों के बीच का प्यार है। तो मैं ये जानना चाहता हूं साहब, बहुत लोग कह रहे थे, ये पूछ रहे थे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी गिरफ्तार कब होंगे। लोगों की दिलचस्पी गिरफ्तारी में ज्यादा रहती है। मुझे याद है जब जब इस तरह की चीजें हुई हैं, तब तब रातों रात सहानुभूति मिल जाती है नेताओं को, और नरेंद्र मोदी जितने सुलझे हुए हैं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी को गिरफ्तारी से किसी तरह की सहानुभूति प्राप्त हो। एक तो इस पर आपकी टिप्पणी, और दूसरे जो चार्जशीट पेश हुई है, ये मामला अब कोर्ट के हवाले चला गया है, ट्रायल शुरू हो जाएंगे। अब किस तरह की मुश्किलें इनकी बढ़ने जा रही हैं? देखिए ओंकार साहब, पहले तो आपकी गिरफ्तारी वाली बात और ये सहानुभूति वाली बात ले लें।
इतिहास गवाह है कि जब जब गिरफ्तारियां हुई हैं तो सहानुभूति, ये कुछ, वी आर इमोशनल पीपुल, हम भावुक लोग हैं। और आप मतलब मोरारजी देसाई चौधरी चरण सिंह को समझाते रहे कि एटलीस्ट जो हम लोगों ने जो पढ़ा है कि साहब इंदिरा गांधी को गिरफ्तार मत करो मत करो मत करो, और चौधरी साहब माने नहीं साहब, एक दिन के लिए हथकड़ी लगवा के माने। और इंदिरा गांधी को जब गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची तो इंदिरा गांधी ने उनको तब तक उलझा के रखा जब तक मीडिया नहीं पहुंच गया। तो वो उनकी एक गिरफ्तारी उनके फेवर में कैसे गई आप देख ले। वो चले पुरानी बात हो गई, अभी हाल में फिलहाल में देख ले, जगन मोहन रेड्डी को आपने जेल भेजा, वो मुख्यमंत्री हो गए। जगन मोहन ने चंद्रा बाबू नायडू को जेल भेजा, वो मुख्यमंत्री हो गए। करुणानिधि को जेल भेजा, वो मुख्यमंत्री हो गए। हेमंत सोरेन को जेल भेजा, वो मुख्यमंत्री हो गए। मतलब एक इनको छोड़ दिया जाए, क्या नाम है, केजरीवाल को, जो कि जेल भी गए और सत्ता से भी गए। मतलब ये कि इकलौते भाई कहते हैं हर सिद्धांत का एक अपवाद होता है, तो केजरीवाल इस सिद्धांत के अपवाद है। बाकी तो आप देखिए जो जेल जाता है फिर वो सत्ता में लौट आता है, जब तक उसको लालू यादव की तरह सजा ही ना हो जाए। और लेकिन उसमें भी देखिए लालू यादव जब से गए जेल गए, उनकी पार्टी तो देखिए फिर तेजस्वी नेतृत्व फिर खड़ी हो रही। तो ये इसमें दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल नहीं चाहेंगे ऐसा करना। और वैसे भी भाई ये मुकदमा नरेंद्र मोदी ने किया ही नहीं है। भाई सुब्रमण्यम स्वामी एक लंबे समय तक चिल्लाते रहे फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड हुआ है, पर साहब सरकार ने लोड ही नहीं लिया। आप देखिए 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी मुकदमा करते हैं, एक प्राइवेट केस है साहब, ये प्राइवेट कंप्लेंट केस है। ये 2 साल लग गया सुब्रमण्यम स्वामी को केवल समन इशू कराने में। जैसी कि इन लोग की आदत है, समन के इन्होंने लोड ही नहीं लिया। फिर 1.5 साल लग गया वारंट इशू कराने में। और फाइनली अच्छा उसमें भी देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो नेशनल हेराल्ड केस है, ये भूल जाए कि कोई क्या कह रहा है, भूल जाए कि कांग्रेस समर्थक क्या कह रहे हैं, भूल जाए कांग्रेस विरोधी क्या कह रहे हैं। लेट अस सी व्हाट द कोर्ट्स हैव सेड। बहुत ध्यान से सुने। जब ये मुकदमा होता है साहब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, राजधानी कोर्ट में ही हुआ था, तो उसमें कांग्रेस के वकील कहते हैं कि साहब फर्जी मुकदमा है, राजनीतिक साजिश है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, वगैरह 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 वगैरह, और मामले में कोई दम नहीं है, तो इसमें आप वारंट ना इशू करें, सम्मन ना इशू करें। कोर्ट कहती है अरे भाई बड़ा क्लियर कट केस है सर। अच्छा पहली बात सब लोग जान लें कि जो सरकारी जमीन नेशनल हेराल्ड की जमीन की बात होती है, वो जवाहरलाल नेहरू अपने घर से नहीं लाए थे, प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने सरकारी जमीन दी थी। हाँ, अब उस समय में अखबारों को सरकारें जमीन दिया करती थी। हाँ, तो प्रधानमंत्री नेहरू ने नेशनल हेराल्ड को दुनिया भर में हर शहर में जमीनें दे रखी थी। सारी जमीनें आपने साहब एक यंग इंडिया बना के पूरी खरीद ली 50 लाख रुपए में, और वो 50 लाख रुपया भी पार्टी से ले लिया। मतलब इतना क्लियर कर ओपन फ्रॉड। तो साहब उसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी दिल्ली हाईकोर्ट गए और उन्होंने कहा साहब हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं साहब ये तो एकदम बड़ा ओपन लिखा पढ़ी का मामला है, और ये तो कोई जिसे कहना चाहिए कि लिखा पढ़ी में गबन है, आप कैसी बात कर रहे हैं। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए, और अक्सर जो बात मैं कहता हूं कि जिस सुप्रीम कोर्ट से अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को जमानत मिल जाती है, उस हाई कोर्ट, उस सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोई भी रिलीफ देने से मना कर दिया और कहा साहब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, गिरफ्तारी दीजिए। तब उसके बाद साहब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, और जहां मोतीलाल वोरा को छोड़कर किसी और को बैठने की जगह भी नहीं मिलती है। वो मोतीलाल वोरा से मेरे बड़े पुराने संबंध रहे हैं, मेरे अखबार का उद्घाटन ही उन्होंने किया था, आपको याद होगा भट्ट साहब, जब गवर्नर रूल में वो यहाँ गवर्नर थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि वोरा जी का भी उसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब ये है कि साहब जब आपको यंग इंडिया बनाना है तो एक आध आदमी को आपको अपने साथ लपेट लेना है। तो ये जितने लोग, ऑस्कर फर्नांडिस नहीं, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, मेरी बात सुनिए। माय पॉइंट इज कि भाई ये सब आपके दरबारी थे, इनको आपने जो कह दिया बेचारों ने वहां साइन कर दिया। 76% यंग इंडिया की 76% भागीदारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की है। तो उसके बाद साहब वहां पेश हुए, वहां पे आपको 2015 में ये पेश हुए, 2015 में पेश हुए। वहां पे इनको जैसा कि प्रोसेस है, अदालत ने इनको हिरासत में लिया, फिर इनको जमानत दे दी। अब आप सोचे 15 से 25 आ गया साहब, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए। लेकिन ईडी है कि मूवी नहीं कर रही थी। वो तो कोर्ट, आपको मालूम है कोर्ट में हर महीने तारीख लग रही थी, और इसको फॉलोअप कौन कर रहे थे? सुब्रमण्यम स्वामी फॉलोअप कर रहे थे। वो रोज जाके कोर्ट में कहते थे कि साहब आपने, कोर्ट ने ईडी, अच्छा कोर्ट के कहने पे ईडी ने जब मुकदमा दर्ज किया साहब 1-2 महीने बाद, उसके बाद जब कोर्ट ने संज्ञान ले लिया,
तो सुब्रमण्यम स्वामी हर महीने जाके कोर्ट में कहते हैं कि साहब देखिए ईडी कुछ कर ही नहीं रही। अच्छा, 1 महीने 2 महीने की बात नहीं, 10 साल। अब इफ आई एम करेक्ट, 1 मिनट में देख के आपको बताता हूं साहब, ये इन्होंने, हाँ मैं सही कह रहा हूं, 2015 में 2015 में बताइए आपने आपको जमानत मिली। 10 साल से आप निर्द्वंद घूम रहे हैं। अच्छा, बीच में ईडी का भी क्या है कि बीच में आपने राहुल गांधी को भी बुला के घंटों बातचीत कर ली, सोनिया गांधी से भी घंटों बातचीत कर ली, आप भी उसको देखिए। इसमें मैं 100% सरकार का दोषी इसमें मानता हूं। देखिए, ये सरकार की एक संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर देश में कोई फ्रॉड हुआ है तो राजनीति किनारे रख के आप उसमें दोषियों को कानून की पहुंच में पहुंचाएं। हर हालत में आप उन्हें गिरफ्तार करें, चाहे फिर उसका असल जो भी हो उसका। और मेरा तो मानना है कि साहब इतना क्लियर कट केस है, आपको उसे आगे लेके जाना चाहिए। लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि साहब वो जो 240 लोगों की, सांसदों की जो एक सरकार थी, जो माना जा रहा था कि लंगड़ी सरकार है, कुछ नहीं करेगी, लग रहा है कि 10 साल में उनको लगा जो जो हमने नहीं किया वो सब वो लंगड़ी सरकार करने पर आमादा है। वक्फ हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हमने कल प्रधानमंत्री को खुद कहते हुए सुना। और ईडी वाला तो आप देख ही रहे हैं, उसने प्रॉपर्टी जब्त करनी शुरू कर दी, नेशनल हेराल्ड की चार्जशीट फाइल कर दी। और आपने ये भी देखा कि रॉबर्ट वाड्रा को भी सम्मन आ गया, रॉबर्ट वाड्रा को भी ईडी ने बुला लिया। और जो आप पूछ रहे थे अब आगे क्या होगा, तो मोटी सी बात यह है कि चार्जशीट फाइल होने के बाद आपकी जमानत खत्म हो जाती है। जमानत केवल फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट तक रहती है। जब चार्जशीट फाइल हो जाती है तो आप अदालत में जाते हैं और अदालत इसके आगे तय करती है कि आपको हिरासत में रखना है कि आपको जमानत पे रखना है। अब इनको दोबारा कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। एक आखिरी बात इसमें मैं जोड़ दूं, जब जयराम रमेश कहते हैं कि 2 बातें कहते हैं, वो कहते हैं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, तो उन्हें बता दूं कि साहब सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने तो आपको 10 साल निर्द्वंद घूमने दिया। और दूसरे जब वो कहते हैं हम चुप नहीं बैठेंगे, तो मैं नहीं समझ पाता कि वो क्या धमकी दे रहे हैं, क्योंकि सारा प्रोसेस, सारी कार्रवाई कोर्ट के द्वारा है। ओमकार जी, अनुपम जी, एक बात महत्वपूर्ण रह गई आपसे, जो सबसे बड़ा इसमें घोटाला हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी के पास जो पैसा होता है अपना चंदे का, जहां से भी आता है, वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। राहुल गांधी ने 90 करोड़ रुपया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का यंग इंडिया लिमिटेड को लोन दिया, बाद में वो लोन माफ कर दिया। ये भी अपने आप में बहुत गंभीर जो है इनकम टैक्स कानून के तहत एक अपराध है, और इसमें सारे एविडेंस मौजूद हैं। इसमें फंस जाएंगे ये लोग। देखिए यही तो, इसी में मोतीलाल वोरा का फंसना तो यही हो रहा है ना, क्योंकि आप इसको समझिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए राहुल गांधी, सोनिया गांधी यंग इंडिया को पैसा देते हैं, कहते हैं खरीदारी करो। फिर राहुल गांधी सोनिया गांधी का पैसा माफ भी कर देते हैं। लेकिन ये सब करने वाले जो थे वो मोतीलाल वोरा थे, क्योंकि वो उस समय ट्रेजरर थे, उस समय कोषाध्यक्ष थे, तो कराया उनसे गया। तो बेचारे वोरा जी शरीफ आदमी थे, बिना बात फंस गए। हाँ, तो ये लोन मेरा कहना ये है, ये 90 करोड़ का लोन ही इलीगल था, ये ट्रांजैक्शन ही इलीगल था, इसमें अलग कनेक्शन होगा। वीरेंद्र जी, मेरे हिसाब से इसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है भट्ट साहब। यही मनी लॉन्ड्रिंग है, यही मनी लॉन्ड्रिंग है। ये सबसे मेरे विचार से तो ये दुनिया का यूनिक केस है कि एजेएल आर्थिक संकट में है। तो एजेएल की चेयरपर्सन कौन थी? सोनिया गांधी। जो यंग इंडियन की चेयरपर्सन बनी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी निदेशक। और कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी ने संकट में, आर्थिक संकट में घिरी सोनिया गांधी को 90 करोड़ रुपए दिए। उसके बाद उस सोनिया गांधी ने 2010 में यंग इंडियन वाली सोनिया गांधी को अपने एजेएल के राइट्स ट्रांसफर कर दिए। और यंग इंडियन वाली सोनिया गांधी ने एजेएल वाली सोनिया गांधी से 2000 करोड़ की संपत्ति वाला एजेएल केवल 50 लाख रुपए में खरीद लिया। तो इससे यूनिक फ्रॉड कोई, अनुपम जी, मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में होगा। ओंकार सर, 2000 करोड़ सिर्फ दिल्ली की प्रॉपर्टी की कीमत है, पूरे देश में प्रॉपर्टी है, पूरे इंडिया में। अरे भाई, अरे भट्ट साहब जरा लखनऊ की नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी बताइए इनको आप।
अरे मैंने देख वहां के नौकरी लग, की दे, है देख साहब, के देख के 2 साल। लखनऊ की नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी देख के लगता है छोटा इमामबाड़ा है। हाँ, और जो लखनऊ में जो प्रॉपर्टी हेरल्ड की है, उसमें आज की तारीख में आंखों का आंख अस्पताल चल रहा है पिछले 10 सालों से, और वो बिल्डिंग बहुत शानदार बन गई है अब पहले से। और 1980 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तब उस बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ था। और अब उस स्टोन प्लेक को हटा दिया गया है, और जो ट्रस्ट चलाता है अमेठी वाला हॉस्पिटल, वही इसको चला रहा है। और ये बात कहनी चाहिए कि वो हॉस्पिटल बहुत ही मॉडर्न सुविधाओं से इक्विप्ड है। और लखनऊ के आसपास जो है करीब जो है सीतापुर में शायद हो, बाकी इतना वेल इक्विप्ड मॉडर्न हॉस्पिटल यूपी में तो नहीं है ऑप्थेल्मोलॉजी का, ये है। लेकिन हेरल्ड के एम्प्लॉय की हाय लगी है, मैं तो यही कहूंगा। हजारों लोगों जो है 1977 में जब ये अखबार बंद हुआ, कितने लोग इलाज के अभाव में यहाँ के कर्मचारी मर गए। सैकड़ों कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड का और ग्रेचुइटी का पैसा मार दिया गया, वेतन का जो पैसा मारा गया सो मारा गया। रामेश्वर ठाकुर जब नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री राज्य मंत्री थे, तब आरबीआई में जो नोट कटे फटे बदले जाते थे, वही कटे फटे नोटों से जो आरबीआई में आते थे, उससे यहाँ वेतन बढ़ जाता था लखनऊ में है हेरल्ड का। और बिजली का पैसा बकाया है, और ये और बीएसएनएल का पैसा बकाया है, नगर निगम का हाउस टैक्स नहीं दिया गया है, और भी तमाम तरह के और ठीक हेरल्ड की बिल्डिंग के पीछे जो कैसरबाग चौराहे पे जनता कॉफी हाउस की बिल्डिंग जो यशपाल कपूर ने बेच दी थी, उसमें आज भी लिटिगेशन है, और वो खंडहर आज भी खड़ा हुआ है कैसरबाग चौराहे पे। कोई देख सकता है। तो ये बहुत गंभीर मामला है, और इसकी प्रॉपर्टी केवल लखनऊ में नहीं है, हैदराबाद में है, मध्य प्रदेश में है, बंबई में है, दिल्ली में है। और दिल्ली तो एक्वायर हो गया, बॉम्बे एक्वायर हो गया, ईडी का आदेश चला गया कि चंडीगढ़ के पास पंचकुला में भी है, सेक्टर वहां 5 भी या है। 6 में। और लखनऊ के अलावा और दिल्ली के अलावा किसी भी भवन में जो बिल्डिंग और लैंड दी गई, कभी वहां पे अखबार के प्रकाशन का काम ही नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, केवल लखनऊ और दिल्ली में हुआ। भट्ट साहब, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि सारी जमीन सरकार द्वारा बांटी जा रही थी। जी 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 जी। और आप इसको समझें, पहले इसको थोड़ा सा और समझ लें। जैसे आज आप कह रहे हैं सोनिया गांधी ने सोनिया गांधी को दे दिया, तो इसको भी समझें कि प्रधानमंत्री देने वाले थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और संपादक थे उनके दामाद फिरोज गांधी। नहीं, चेरापति राव भी संपादक रहे हैं हमारे और के विक्रम राव साहब उनके बेटे हैं, वो भी 80 बरस के हैं। लखनऊ की जमीन जो है वो आजादी के पहले की है, लखनऊ की जमीन। लेकिन दिल्ली में आईटीओ में तो सारे लोगों को आपको मालूम है आजादी के बाद मिली है। और जो लैंड है भोपाल में, वो भी गवर्नमेंट लैंड है, अर्जुन सिंह के समय दी गई थी 80 के दशक में। जो बॉम्बे में है वो भी जमीन जो है गवर्नमेंट लैंड है, और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने दी थी। ऐसे ही लैंड जो है पंजाब में चंडीगढ़ के वाली है, वो भी गवर्नमेंट लैंड है। लखनऊ की जमीन जो है ये आजादी के पहले की है, जो नेहरू ने और या मोतीलाल नेहरू के पैसे से ली गई थी। और सबसे पहले अखबार लखनऊ से ही शुरू हुआ था, नवजीवन, हेरल्ड और कौमी आवाज। और बहुत लंबे समय तक चलता रहा। दिल्ली का तो बहुत पहले बंद हो गया था। तो अब जो कांग्रेस की ओर से जो घेरेबंदी हो रही है, या कांग्रेस की ओर से जो एक रक्षात्मक जो मोर्चा बनाया जा रहा है, केवल नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है, तानाशाह बताया जा रहा है, और लोकतंत्र के लिए खतरा बताया जा रहा है। और अनुपम जी ने सारी बात स्पष्ट कर दी है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी पार्टी ही नहीं है, उनके पीएम बनने के पहले से मुकदमा चल रहा है। और मामला जो हमारी न्यायपालिका का जो 3 टियर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह इसका परीक्षण हो चुका है। तो अब ये जो शब्द आडंबर और शब्द जाल, यानी रेटरिक और जार्गन वाले जो आरोप हैं, अब ये स्टैंड नहीं करेंगे। इनको कोई नए तर्क खोजने पड़ेंगे। वीरेंद्र, इस अनुपम बात जी, को, ये जो अभी भट्ट साहब कह रहे थे, बड़ी बात है कि मुकदमा कांग्रेस सरकार में फाइल हुआ था। हाँ। नहीं सर, 2012 में और 2012 में हुआ था। जुडिशरी में हर लेवल पे मुकदमे की स्क्रूटनी हो चुकी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो अब ये जो है वेंडेटा का आरोप स्टैंड नहीं करेगा, क्यों अनुपम जी? अरे बिल्कुल नहीं करेगा साहब। अगर कुछ करेगा तो सरकार पे इकलौता आरोप ये लगेगा कि आपने इनको कुछ ज्यादा
जान के छूट 10 साल कैसे होता है भाई? 10 साल से कैसे आप इनको छूट दिए हुए? यस 10 साल से आप कैसे छूट दिए हुए? नहीं, मैं तो आप दोनों से ये जानना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल पर आरोप थे तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो गई, के कविता की हो गई, इसके अलावा मनीष सिसोदिया अंदर चले गए। इन दोनों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया मोदी सरकार ने? मोदी सरकार उसका तैयारी उसका कर जवाब भट्ट साहब, हाँ उसका जवाब योगी आदित्यनाथ ने दिया है। जो बात मैं लगातार आरोप लगाता रहता हूं भाजपा पे, उसको योगी आदित्यनाथ ने कहा है। हालांकि ये मेरे शब्द नहीं है, ये योगी के शब्द हैं कि राहुल गांधी जैसे नमूनों की बहुत जरूरत है। मेरे शब्द नहीं यानी है यानी उनको बाहर बनाए रखना चाहते हैं वो। भाई। देखिए, सत्ता में है 10 साल से हैं मोदी सरकार, 11 साल से। जाहिर सी बात है, समय समय पर उनके समर्थक उनसे नाराज भी होते हैं, निराश भी होते हैं। कोई भी होगा लोग अपने घर में नाराज हो जाते हैं, तो उनके समर्थक निराश होते हैं, नाराज होते हैं। लेकिन जब नाराज होने के बाद राहुल गांधी की तरफ देखते हैं तो वापस मोदी से खुश हो जाते हैं। तो भाई, इससे बड़ा आप सोचें, इससे बड़ा उनको फ्लैग बियरर कौन मिलेगा? अनुपम जी, पहली टिप्पणी तो मैं आपकी चाहूंगा इस क्वेश्चन पर जो मैं करने जा रहा हूं। जब तीसरी बार शपथ ली थी नरेंद्र मोदी ने, तो उन्होंने कहा था कि देश बहुत बड़े बड़े फैसलों के लिए कमर कस ले, तैयार हो जाए। तो क्या बड़े बड़े फैसले अब शुरू हो चुके हैं? किससे पूछा सर? मुझसे कि भट्ट साहब हाँ, से? पहले आप और फिर भट्ट साहब। जी मैंने तो साहब कहा कि साहब मतलब एकदम 303 सीट पाके जो फैसले नहीं हुए, 240 सीट पाकर एक के बाद एक हो रहे हैं। मतलब वक्फ वक्फ का देख लिया आपने, और आपने पहली बार बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस भी देख ली। आप यूसीसी की बात प्रधानमंत्री खुल के कर रहे हैं। और आज मीटिंग भी हो गई, यूसीसी पर मीटिंग हो गई आज। अब देखिए कितनी कितनी तेजी, कितनी रफ्तार से वो चल रहा है। रॉबर्ट वाड्रा, जो सरकार के ऊपर बड़ा आरोप था कि जब तक आप विपक्ष थी भाजपा, तब तक रोज जीजा जी कह के उनका मजाक उड़ाती थी और उसके बाद कुछ नहीं हो रहा था। अब रॉबर्ट वाड्रा भी फाइनली मतलब अपने अंजाम तक पहुंचते नजर आ रहे हैं। और जैसे एक भारत में एक कहावत है कि हिंदुस्तान में कानून की चक्की चलती बहुत धीरे है पर पीसती बहुत महीन है। तो कुछ इसी मिला बहुत के नहीं तो वही होता हुआ नजर आ रहा है। और मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे फिर वही बात कहूंगा कि 303 सीटें पाकर जो काम मोदी सरकार नहीं कर पाई, 240 सीटों पे वो बड़े बड़े फैसले करने का मतलब बड़े डंके की चोट पे, जैसे उनको लग रहा है कि जैसे लगता है कि उनका ईगो हर्ट हो गया। वो लोग कहते थे कि साहब 240 सीटों पे तो आपकी लंगड़ी सरकार होगी, आप अपने मन का कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अब साहब हम आपको वो करके दिखाएंगे जो हम अकेले नहीं कर पाए। अनुपम जी, मुझसे मौलाना साहब एक कह रहे थे परसों कि जो 1857 में यूपी में, दिल्ली में, लखनऊ में नहीं हुआ था, वो इस नए वक्फ कानून के बनने के बाद होने जा रहा है। ये ऐसी जो है लोहार की चोट मारी है सरकार ने, 100 सुनार की एक लोहार की। अभी देखते रहिए, और ये सारा का सारा आने वाले 6 महीने में हो जाएगा। ये मामला 10 साल नहीं चलने वाला है। और केवल यूपी में वक्फ बोर्ड ने प्रयागराज की 60 एकड़ जमीन और बनारस के यूपी कॉलेज से अपना दावा वापस लिया है। और अब इनको जो है, इनको पसीने आ रहे हैं। 78% जो इनकी लैंड है, जहां पे इनकी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, वो गवर्नमेंट की जमीन है। तो ये जो और ये जो मामला अब हो गया है, अब जो है सरकार ने जो इनको 10 साल छूट दे दी थी, अब चार्जशीट का जब कोर्ट संज्ञान ले लेगी, आप तो वकील हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, और जब चार्जशीट को ये लोग फॉर्मली 25 अप्रैल को रिसीव कर लेंगे, तब फिर ईडी ये नहीं कह पाएगी कि साहब ये मामले को जो है डेट आप 6 महीने की बढ़ा दीजिए। फिर मुकदमा अपनी तेजी से चलेगा। और ये लोग इंडियन पॉलिटिक्स की सेलिब्रिटी हैं, सबसे पुराना परिवार है, सबसे शक्तिशाली परिवार है। तो ये मामला मेरा ख्याल है कुछ ही महीनों में जो है इसके फैसला आ जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो जो है वेकेशन भी नहीं होता, समर वेकेशन भी नहीं होता, वो तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो एज यूजुअल काम करेगी। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात देखने की ये है कि वक्फ की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में है। और 2.5 लाख। वहां पे योगी सरकार ने वक्फ
कानून पास होने का इंतजार ही नहीं किया, पहले से एक्शन में आ गए। तो हाँ, उससे पहले 78% करोड़ जमीन ये सरकारी, 78% जमीन सरकारी, और बाकी जमीनों बाकी प्रॉपर्टी का कागज नहीं मिल रहा है। 98% तक कागज ही नहीं मिल रहा है साहब। और योगी सरकार ने तो कब्जा लेना भी शुरू कर दिया। कब्जा आप देखिए, संभल में देखिए, तो कब्जा भी लेना उन्होंने शुरू कर दिया ताबड़तोड़। और अभी कल कह रहे थे कि जैसे अतीक अहमद की जमीन जब्त करके मैंने उस पर बिल्डिंग बनाई, वैसे ये सारी जमीनें जब्त करके उस पर जनहित के लिए काम करूंगा। एक बात तो आपको नजर आई गई होगी कि योगी जैसे कहते हैं उतनी विद्युत गति से उनका काम भी शुरू हो जाता है। तो ये जो अभी बात भट्ट साहब कह रहे थे कि जो 1947 में नहीं हुआ, ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है। 1857 में जो हुआ था, जब यहाँ पे नवाबी खत्म हुई थी, अवध के बादशाह का तख्ता पलटा था और अंग्रेज की हुकूमत कायम हुई थी। और आज भी आप जानते हैं लखनऊ का राजभवन वो नवाबों की भूमि है, जो 76 मंजिल है वो नवाबों की प्रॉपर्टी है, जो जो लखनऊ में पुराना हाई कोर्ट बिल्डिंग है, लाल बिल्डिंग, वो भी नवाबों की जमीन है, जो लखनऊ के डीएम का बंगला है वो भी नवाबों की प्रॉपर्टी है, जो लखनऊ का कलेक्ट्रेट है वो भी नवाबों की प्रॉपर्टी है। तो लखनऊ में जो पूरा जो है जो कुछ था वो नवाबों को ही था, वो सब छिन गया, और जो बच गया है वो अब निपट जाएगा वक्फ प्रॉपर्टी में। तो अनुपम जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि विक्टिम कार्ड जो है, अब कांग्रेस का ये जो 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 प्रथम परिवार है, अब विक्टिम कार्ड खेलने का समय जा चुका है, अब नहीं चलने वाला वो। अनुपम जी अंतिम चरण में पहुंच गए हैं प्रोग्राम के। मैं एक टिप्पणी इस पर चाहूंगा। अभी तक भी हम ये देख रहे थे कि राहुल गांधी की जो विदेश यात्राएं होती थी उन पर सरकार की कोई एजेंसी बोलती नहीं थी कि वो कहाँ की यात्रा पर थे, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। पहली बार मैंने गृह मंत्री अमित शाह को एक इंटरव्यू के दौरान नाविका के साथ ये कहते हुए सुना कि जब उनका पार्लियामेंट में बोलने का समय था तो वो वियतनाम में बैठे हुए थे, वियतनाम में छुट्टियां मना रहे थे, और ये कोई किसी परिवार विशेष के लिए विशेष व्यवस्थाएं पार्लियामेंट में नहीं है कि जब आप आएंगे घूमते टहलते हुए तब आपको बोलने की अनुमति मिल जाएगी। पहली बार सरकार की तरफ से ये उजागर किया गया कि वो कहाँ बैठे हुए थे उस समय जब उनको पार्लियामेंट में बोलना था। अपनी पार्टी की तरफ से समझ लीजिए या नेता प्रतिपक्ष की तरफ से समझ लीजिए। क्या सरकार बहुत सख्ती के मूड में आ गई है और इनकी सारी धज्जियां उड़ाने के फैसले अंदरूनी तौर पर हो चुके हैं कि इनको बेनकाब करो पूरे देश के और दुनिया के सामने? देखिए, बेनकाब करने के लिए सोशल मीडिया का आईटी सेल काफी वो कर ही रहा है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि इनकी सिक्योरिटी के मद्देनजर कभी इनके ट्रैवल प्लान डिस्क्लोज नहीं किए जाते। लेकिन उसमें भी एक बड़ी दिक्कत है कि जब ये चाहते हैं अपनी सिक्योरिटी साथ ले जाते हैं, जब ये चाहते हैं अपनी सिक्योरिटी देश में छोड़ जाते हैं। और देश में छोड़ जाना तो बहुत दूर की बात है। भी बीच में कई बार देखा गया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दिल्ली में मूवमेंट करते समय अपनी सिक्योरिटी पीछे छोड़ देते हैं जब वो अपनी मूवमेंट को गुप्त रखना चाहते हैं। तो ये बात सच है कि पहली बार अमित शाह ने इस तरह की बात कही है। इसके पहले सरकार ने इस पे कभी किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की। और लेकिन अगर मैं इसको एक लाइटर वेन पे कहूं भट्ट साहब, तो शायद सरकार उनकी सिक्योरिटी को लेकर मुतमईन हो गई, क्योंकि उनको लगता है कि उन्हें मालूम है कि उनका वो अगला ठिकाना गांधी परिवार का कहाँ होगा और वो उनको कहाँ भेज रहे हैं। तो उनकी सिक्योरिटी को लेकर वो मुतमईन है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। एसपीजी और बहुत भट्ट पहले साहब, विड्रॉ हो चुकी है, इसीलिए एसपीजी का कवर तो बहुत पहले विड्रॉ हो गया था, इसीलिए। हाँ वो तो एसपीजी खैर विड्रॉ हो गई, जेड सिक्योरिटी तो है ना अभी। जेड हाँ, सिक्योरिटी वो अभी तो है। है। हाँ। भट्ट साहब, पिछले कुछ दिनों से जो राहुल गांधी की अति आक्रामकता देखने को मिल रही थी, पार्लियामेंट का जब पहला विशेष सेशन बैठा था राष्ट्रपति के जुलाई का। अभिभाषण के लिए और ओथ के लिए, तो इनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा एग्रेशन था। ये आपे से बाहर हुए जा रहे थे। उसके बाद भी हमने देखा है कि बहुत सारी धमकियां इन्होंने दी है। क्या इनको संकेत मिल गए थे इसलिए आक्रामक थे? एक तब पेशबंदी तो जिसको तब तो कहते हैं। तब तो उनकी सीटें 99 हो गई थी और वो लगातार बोल रहे थे नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए हैं, हमने नरेंद्र मोदी को कमजोर कर दिया है और ये कमजोर सरकार है, अल्पमत की सरकार है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है।
ये सरकार गिर जाएगी, लगातार खड़गे यही बोलते रहे। लेकिन जब अक्टूबर 2024 में जब हरियाणा का चुनाव हुआ और बीजेपी की अपने स्पष्ट बहुमत से सरकार बन गई, तो उनका थोड़ा जो है आभा मंडल और थोड़ा-सा अहंकार दूर हुआ। फिर अगले महीने जब महाराष्ट्र में सरकार बन गई, तब फिर थोड़ा और जो है घमंड टूटा। और फिर उसी समय यूपी में 9 असेंबली सीट में बाय इलेक्शन हुआ था, उसमें 8 बीजेपी ने जीत लिया। फिर फरवरी में दिल्ली में चुनाव हुआ इस साल, वहां पे बीजेपी की सरकार बन गई, तो इनका आभा मंडल तो इनका इनका अहंकार टूटा। आज की तारीख में अखिलेश यादव की वजह, ये राहुल गांधी की वजह से 2 लोग तनाव में हैं, एक लालू यादव और एक अखिलेश यादव। जिस तरीके से कन्हैया यात्रा निकाल रहा है वो पलायन रोको यात्रा बिहार में, और जिस तरीके से अहमदाबाद के एआईसीसी सेशन में कहा गया राहुल गांधी के द्वारा कि यदि पिछड़ा वर्ग हमारे साथ आ जाए तो हम यूपी में सत्ता में वापसी कर सकते हैं 2027 में। अब ये अखिलेश यादव के चौंकने की बात है। तो इस समय जो तो ये जो इन्होंने एक जो कि हम बहुत बहादुर, बहुत ऊपर आ गए हैं और हम और जी, आपकी आवाज कट रही है वीरेंद्र जी। अनुपम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? नहीं, देखें, इसको मान के चलें कि जैसे एक तरह से ये मोदी और राहुल गांधी के बीच के जो एक गेम, जिसे कहना चाहिए एक शतरंज चल रहा है, तो वो एंड गेम की तरफ पहुंच रहा है, वो खेल अपने अंत की तरफ पहुंच रहा है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आर पार की फैसले के मूड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस दिन ईडी की चार्जशीट फाइल होती है उसी दिन रॉबर्ट वाड्रा को भी बुला लिया जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ संकेत दे रहे हैं। ये संयोग तो नहीं हो सकता ना ओंकार सर, ये बिल्कुल, संयोग तो नहीं। बिल्कुल। तो क्या ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब बताना चाह रहे हैं कि वो तमाम चीज़ें जो मैं 10 साल में नहीं कर पाया और जिसको चलते उनके समर्थक वर्ग खास तौर से उनसे नाराज रहता है, खिन्न रहता है, लगता है कि उन्होंने कहा है कि हम वो तमाम चीज़ें 240 सीट के लेकर ही करके दिखा देंगे। और अनुपम जी, इस बार हमने ये भी देखा है कि चाहे राज्यसभा के सभापति हों या लोकसभा के स्पीकर हों, उनका भी रवैया बहुत कड़ा था इनके प्रति। यहाँ राज्यसभा में खड़गे साहब को जरा सी भी वो धृष्टता करने की कोशिश करते थे तो बहुत सख्ती से पेश आते रहे सभापति। और स्पीकर ने तो जब ये अपनी सुविधा के हिसाब से बोलना चाहते थे, इनको बोलने की अनुमति नहीं दी, भले ही ये नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष जरूर हैं, लेकिन आप सोचें, देश का सबसे बड़ा बिल आप कह रहे हो कि वक्फ बिल है, इतना बड़ा तमाशा हो रहा है, और आप पूरी दुनिया में आप रोते रहते हैं कि हमको संसद में बोलने नहीं दिया जाता। जब बोलने का मौका आगा तो गौरव गोगोई को आगे चल कर देते हैं आप। तो मैं मेरी समझ के बाहर है। आप सोच कर देखें कि इतने महत्वपूर्ण बिल पर सोनिया गांधी सिरे से गैर हाजिर हो जाती है, तो दोनों टाइम नहीं आती, वोटिंग तक में नहीं आती हैं। अरे छोड़िए, आप अपना अधिवेशन कर रहे हैं, वहां पे सोनिया गांधी के नाम से प्रचार हो रहा है, सोनिया गांधी वहां तक नहीं पहुंचती हैं। तो ये तो भाई एक राज परिवार है, राज परिवार है उनका। तो जहां उनका मन करेगा, जब उनका मन करेगा, जैसे उनका मन करेगा वैसे वो जाते हैं और नहीं जाते। लेकिन एक बात मैं आपके चलते चलते लास्ट लाइन कहूंगा कि ये जो एक इंटाइटलमेंट का इनके अंदर एहसास था, ये जो घमंड था कि साहब ये देश, ये पार्टी, ये दुनिया हमारे लिए बनी है, हमारे सदके में बनी है, मुझे लगता है कि गांधी परिवार के उस घमंड के टूटने का समय आ गया है। ओंकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम मिश्रा जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, जिनका कनेक्शन कट गया। दोनों का बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप लोगों ने बहुत गहन विचार विमर्श किया और लाइव एक तरीके का कवरेज हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।